रशीद जी, इस डिबेट को थोड़ा और विस्तार देते हुए, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से बार बार ओबीसी का मुद्दा उछाला जा रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं चुनावी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि देखिए ओबीसी को लेकर बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोटे के भीतर कोटे की वो मांग कर रहे हैं, महिला आरक्षण में भी। इसके जरिए कांग्रेस की कौन सी चाल है जो आपको नजर आ रही है, रशीद किदवई जी? जी चित्रा, देखिए इसमें कांग्रेस की शुद्ध रूप से एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है, राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस का जो एक सपोर्ट बेस है वो पिछड़ी जातियों में थोड़ा कम है। और ऐसा माना जाता है खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भाजपा में पिछड़ों पर वोटों के ऊपर भाजपा की पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई है। और खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब में बड़ी संख्या में पिछड़े हैं। तो उसपे और राहुल गांधी की ये भी बात इस मामले में थोड़ी सी अलग और विचित्र नजर आती है, क्योंकि चाहे 1998 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था या 2008 से 10 के बीच में जो यूपीए सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी यूपीए उसका विरोध कर रही थी कि जाति के आधार पे महिला आरक्षण में और पिछड़ों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, और यही एक कन्फ्रंटेशन था। लेकिन अब कांग्रेस ने जब से इंडिया गठबंधन ज्वाइन किया है, उसने अपनी रणनीति बदली है। पुराने कांग्रेस के अगर आप जो पोजीशन पेपर्स होते हैं उसमें आप देखिए तो उसमें ये कहा जाता था कि जाति जो है वो समाज को जोड़ने नहीं, समाज को तोड़ने का काम करती है। तो जाति को लेकर कांग्रेस का बहुत एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें अपनी पूरी रणनीति बदली है। और रणनीति केवल और केवल ये कारण है कि ताकि नरेंद्र मोदी को 24 में परेशान किया जा सके, और उसकी रणनीति कामयाब भी होती नजर आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है महिला आरक्षण बिल लाने का एक प्रधानमंत्री का उद्देश्य एक तो ये था कि नई पार्लियामेंट में एक इतिहास रचा जाए, और दूसरा ये था कि विपक्ष को जो है आपस में लड़ाया और घमासान कराया जाए। लेकिन वहां वो कामयाब नहीं हुए, वो बार खाली गया और उल्टा पड़ता हुआ नजर आता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ओबीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से, वो मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में कहीं काम न कर जाए विशाल मिश्रा जी, फिर तो मुश्किलें हो जाएंगी बीजेपी के लिए। चित्रा जी, बड़ा हास्यास्पद प्रश्न आपने पूछा है। मैं कांग्रेस के नेताओं को या जो पैनल पर बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मानवर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कब बना था? यदि याद हो स्मरण पृष्ठ पर, तो शायद 1993 में बना था। लेकिन चित्रा जी, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा आदरणीय मोदी जी की सरकार में मिला। पहली बात तो ये बात अपने आप सिद्ध करती है कि पिछड़ा वर्ग या जो समाज के वंचित लोग हैं उनकी ध्यान कौन कर रहा है, पहली बात जी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? किसकी सरकार में मिला और किसके सहयोग से मिला? भारतीय जनता पार्टी थी कि नहीं थी? जनता बताइए, तब तो जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थन से मिला जी। जो पांच जो जहां पर वो रहे, पढ़ाई किया भारत में, लंदन में, उन स्थानों को तीर्थ कर पंच तीर्थ के रूप में कौन सी सरकार विकसित कर रही है मान्यवर कांग्रेस की प्रवक्ता या कांग्रेस के सपोर्टर? और अभी जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है वो नुकसान न कर दे। विशाल मिश्रा जी, आप समझ रहे हैं विषय की गंभीरता को? क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश 2018 का चुनाव अच्छी तरह से याद है, जब मैं वहां पर चुनावी कवरेज के लिए गई थी, आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बन गया था वहां की सरकार के लिए। एक छोटी सी गलती के बाद देखिए वहां पे सरकार भी चली गई थी बीजेपी की। तो ये कोटे के भीतर कोटा वाला मामला गंभीर है विशाल मिश्रा जी। आप बताइए चित्रा जी, ये बताइए कि पूरा सामाजिक सुधार आंदोलन हमारा जाति को खत्म करने की बात को लेकर हुआ, और आज मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार जाति के अंदर जाति, उपजाति के अंदर उपजाति लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी सरकार के 70 सालों में आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी रेखा का स्तर क्या था? हिंदू ग्रोथ रेट। जरा नाम तो सुनिए। अगर ग्रोथ रेट भी है तो उसको एक स्पेसिफिक जो है तरीके से डिफाइन करने की बात की गई। क्यों नहीं आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे थे? आपके कार्यकाल में क्यों नहीं महिलाओं को, जो अभी नारी बंधन बिल पास हुआ है, क्यों नहीं हो पाया था? सरकार थी ना आपकी, राज्यसभा में बिल पास हुआ था ना, क्यों नहीं करवा पाए थे आप लोकसभा में? तो ये जिजीविसा की बात होती है, बार बार कहना। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उससे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर एक बात कही थी कि ये विभाजनकारी मानसिकता से ग्रसित हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इनकी बातों करो, फूट डालो और राज करो की नीति आज भी है। इसीलिए तब भी उन्होंने कहा था
कि आज इनके जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की ये लीडर बने हुए हैं। ठीक है, सत्ता में आने की इच्छा तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन कम से कम जो काम हो रहा है हाँ। उस काम को बिगाड़ दिया जाए। ठीक है, मैं इनसे पूछता नहीं, आप देखिए ना इनकी इंटेंशंस को देखिए जी। अपना सरकार रहेगी तो उसके बारे में कोई बात नहीं करना, तब समाज के वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाना, ठीक है, तुष्टिकांड की राजनीति करना, विभाजनकारी राजनीति करना, भारतीय परंपरा भारतीय मानस के बोध को बार बार अपमानित करना, भारत के स्व को नकारना। लेकिन वही जब वर्तमान सरकार कर रही है तो बार 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 ठीक है, मैं तहसीन जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सरकार में नहीं आना है, लेकिन जो काम विकास के होंगे उसमें हमको रोड़ा डालना है। उत्तर प्रदेश में 35 साल हो गए चित्रा जी, गोवा में 28 साल हो गए, हाँ। नागालैंड में 27 साल हो गए, उड़ीसा में 25 साल हो गए। जब कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया था, अपना समर्थन दिया था लास्ट टाइम, तो कम से कम आज भी अगर नहीं चेतते हैं तो क्यों? क्योंकि यही भारत के बोध का मानस में विकास ना होना। उन लोग, आप भारत जोड़ो यात्रा की जा रही थी, प्रधानमंत्री जी को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां की जाती है, तब इनके नेता क्यों नहीं बोलते आगे आकर? बताइए हमको आप। और टीवी के चैनल पर बैठकर नैतिकता की दुहाई देते हैं। ठीक है, लेकिन विशाल मिश्रा जी, मैं आपको बस ये समझा रही थी, देखिए 2018 की परिस्थिति को भी याद रखना होगा। 2018 की परिस्थिति को आपको इसलिए याद रखना होगा क्योंकि तीनों ही राज्यों में, ठीक है, तीनों ही राज्यों से बीजेपी चली गई थी विशाल मिश्रा जी, तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। पता नहीं मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं जा रही है। 2018 का जो रिजल्ट था बीजेपी को, वो भी याद रखना होगा। शहजाद जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ क्योंकि विशाल मिश्रा जी की ओर से कई सवाल खड़े किए गए हैं। तहसीन पूनावाला जी, सीधे तहसीन की अनुमति हो तो मैं बोल लीजिए, उसके बाद में तहसीन, अगर उनकी अनुमति हो तो केवल 30 सेकंड बोलिए बातों को, फिर वो वही जवाब दे। बोलिए। क्योंकि तहसीन पूनावाला और जिस पार्टी की वो पैरवी करते हैं, हाँ। उन्होंने अभी आजकल ओबीसी का इशू छेड़ा है जी। मैं तहसीन से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान्यवर तहसीन पूनावाला जी, बताइए मंडल कमीशन कब गठित किया गया था, और उसकी जब रिपोर्ट आई थी तो राजीव जी की और इंदिरा जी की सरकार का स्टैंड क्या था, और जब माननीय वीपी जी की सरकार ने इसको लागू करने के लिए वो तैयार हुए तब राजीव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टैंड क्या था? सवाल 1। सवाल 2, 2004 से 14 के बीच में कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे, क्योंकि ओबीसी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। और सवाल 3, हमारी तरफ से, एनडीए की तरफ से, मैं अभी आपको घोषणा करके बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री का चेहरा है। आपके इंडी गठबंधन का कौन है, जरा चेहरा बता दीजिए ओबीसी समाज से। बोलिए तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी, और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, ठीक है तहसीन जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा भी है। जब आपकी सरकार थी, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में लेकर आया गया था, पास भी करवा लिया गया, क्या उसमें ओबीसी आरक्षण दिया गया था महिलाओं के लिए? तहसीन पूनावाला जी, नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया था, आप लोगों ने नहीं दिया, आपने राज्यसभा से पारित भी करवा लिया लेकिन नहीं दिया, और आज आपको लगता है कि बीजेपी कोटे के भीतर कोटा दे। ये सारी उम्मीदें बीजेपी से ही क्यों? पहले आपको कर देना चाहिए था तहसीन पूनावाला जी। बिल्कुल देना चाहिए था, और मैं उसका उत्तर आपको दे देता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं लौटी हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, गहलोत सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है। उनकी ओर से कहा गया है, जहां सरेआम गला काटने की घटना, वहां पर निवेश कैसे, वहां पर कौन निवेश करेगा? कानून व्यवस्था का मुद्दा यहां पर उनकी ओर से उठाया गया। भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चल रहा है, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, वहां पर कौन निवेश करेगा? राजस्थान सरकार आतंकवादियों पर मेहरबान है, ये बातें भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई हैं। आज भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चल रहा है, लाल डायरी का जिक्र करते हुए कि जहां काली करतूतें हो, वहां पर कोई निवेश करने के लिए कैसे आएगा? गला काटने की घटना का भी जिक्र करते हुए यहां पर गहलोत सरकार को जमकर घेरते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तहसीन पूनावाला जी, जवाब दीजिए। जी, मैं पहले कास्ट सेंसस का देता हूं, फिर माननीय प्रधानमंत्री के प्रश्नों का भी उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल सही आपने कहा, 2010 में जब पास हुआ उसमें कास्ट सेंसस नहीं था, क्योंकि उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं था, क्योंकि कास्ट सेंसस हुआ 2011 के अंदर। 2011 में सबसे पहली बात, 2011 में होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि कास्ट सेंसस करना चाहिए, और माननीय राजनाथ सिंह जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहे कि इसको हम 2018 में रिलीज करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में पार्लियामेंट में कहा। कास्ट सेंसस शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। क्या आप जानते हैं मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टेट से ये पावर ले लिया कि वो कास्ट सेंसस करे,
और दोबारा से 2018 में पावर स्टेट्स को दिया। अब कास्ट सेंसस, जैसे बिहार, मैं आज तक को कोट कर रहा हूं, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, बिहार ने कास्ट सेंसस खत्म किया, वो रिलीज करना चाहता है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि रिलीज ना हो, पहले आप स्टेट से पावर ले लो, फिर आप पावर दो, बट आप रिलीज ना करने दो। कास्ट के खिलाफ भाजपा है। मैं जब भी इनसे कोई भी कास्ट पे बात करता हूँ, ये भूतकाल में चले जाते हैं। ये कास्ट पर क्यों बातें होती है तहसीन पुनावाला जी? सबके साथ सबके विकास की क्यों नहीं बात होती है? मेरा सवाल सुनिए, 1931 में ये जो जातिगत जनगणना का बार बार यहाँ पर जिक्र किया जाता है, उसके बाद तो तमाम सरकारें रही, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, कर लेती कास्ट सेंसस, और 2011 का आंकड़ा वो नहीं सार्वजनिक किया गया ना, कोई वजह तो रही होगी। तहसीन पुनावाला जी, देश को ये जानने का हक है, क्या हम जाति में उलझाकर सबका विकास कर पाएंगे? एक देश के तौर पर कैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे जब हम जाति के जंजाल में ही फंसे रहेंगे? तहसीन पुनावाला जी, कोई सरकार कैसे भेदभाव कर सकती है कि सिर्फ इन जातियों, और आप लोगों की सरकार तो लंबे वक्त तक रही है, तो फिर पिछड़ी जातियां, SC ST, इन वर्ग का उत्थान उस तरह से क्यों नहीं हो पाया जिसका जिक्र बार बार आप लोगों की ओर से करते हुए इस सरकार को घेरा जाता है? बहुत अच्छे सवाल थे। ये सरकार कर रही है भेदभाव, इसलिए मैं उसका कर रहा हूं। 2011 में भाजपा ने इसे रोका रिलीज करने से, काम और कास्ट सेंसस को अग्री किया, भाजपा ने रोका, फिर कहा 2018 में अगर ये रिलीज, एक मान ले कांग्रेस ने गलती की, एक मान लेते कांग्रेस गलत थी, इसलिए कांग्रेस चलेगी, भाजपा ने क्यों रिलीज नहीं किया कास्ट सेंसस 2011 का? प्रॉमिस करने के बाद 2011 के बेसिस के कास्ट सेंसस के बेसिस पे EWS रिजर्वेशन दिया, बट कास्ट सेंसस बट उन्होंने सेंसस रिलीज नहीं किया। दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। चित्रा जी, आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए या जो उनके सपोर्टर उनसे पूछ लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में, आज की बात करते वर्तमान में, कितने DMs OBC SC ST, कितने से केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में जो रिजर्व है वाइस चांसलर्स SC ST है? नहीं है, वो जगह नहीं भरी गई। कितने पुलिस कमिश्नर है, कितने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज SC ST OBC है, कितने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये लोग नहीं देते उनको जगह, इसलिए करवाना जरूरी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, आप इसको नहीं रोक सकते। ये तो BSP का नारा है 2007 का, एक बार कामयाब हो गया तो हर बार ये फॉर्मूला काम आएगा क्या? शहजाद पुनावाला जी, लेकिन वो आपसे अधिकारियों की लिस्ट मांग रहे हैं। नहीं बनना चाहिए वाइस चांसलर चित्रा जी। अब देखिए, मैं तो कह रही हूँ जो भी काबिल हो सबको बनना चाहिए। मैं क्यों विरोध करूंगी? शहजाद पुनावाला जी, उन्होंने आपसे अधिकारियों की लिस्ट मांगी है, बताइए OBC कितने हैं, SC ST कितने हैं? आपने मेरा नाम लिया है चित्रा जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक तो मैंने कोई पुराने पहले के सवाल नहीं, मैंने तो कहा कि अभी मैंने घोषणा की है हमारी पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा है। हाँ। इंडी गठबंधन का कौन है? ये तो वर्तमान और भविष्य की बात है, ये पुरानी बात कैसे हो गई? ये इतिहास की बात कैसे हो गई? और इतिहास की एक भी बातों पर तहसीन पुनावाला के पास जवाब नहीं होता। हाँ, पर वो इतिहास जरूर गिनाते हैं, नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं इसरो की उपलब्धि दिखाने, पर बहरहाल छोड़ देते हैं इस विषय को। अब तहसीन पुनावाला जी, क्योंकि आपके दोहरे मापदंड को मैंने एक्सपोज किया, अभी इन्होंने क्या कहा, जजेस कितने हैं? मान्यवर, जजेस क्या सरकार अपॉइंट करती है? जजेस तो कोलिजियम अपॉइंट करता है। आप जाकर कह दीजिए चीफ जस्टिस को और उनकी कोलिजियम्स को, क्या बात करते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट क्या सरकार करती है? चित्रा जी, हम इंडिया टुडे आज तक ग्रुप पे बैठे हैं, कम से कम हम तर्क के साथ बात। चित्रा जी, मैं बीच में किसी को नहीं बोल रहे हैं, आराम से, ठीक है, नहीं आरोप बोल रहे हैं शहजाद तो आरोप के सिर पैर तो हो जी, प्लीज, ठीक है। तहसीन जी, उनको बोलने दीजिए, ये बोलते हैं। चित्रा जी, मेरा 35 वर्ष का अनुभव है, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? चित्रा जी, आपका बोलिए शहजाद जी। चित्रा जी, आपका तो जुम्मा 35 दिन का अनुभव है, मेरा 35 वर्ष का है। मेरी बात समझ लीजिए, मुझे पता है ना कौन कितना इंटरप्ट करता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये इनकी सरकार का स्टैंड है। नेहरू जी और पटेल जी को कोट करते हुए ने कहा कि कास्ट सेंसस तो होना ही नहीं चाहिए, और कास्ट सेंसस जब किया भी तो उसमें उन्होंने रिलीज 3 साल तक इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें बहुत गलतियां थी। ये उनकी सरकार के स्टैंड है जी, हमें क्यों कोसते हैं? और जो हम भविष्य को और अभी का बताते हैं वो नहीं बताते, और बाकी सब छोड़ दीजिए, डीएम क्या करते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमारे 85 सांसद है, हमारे 85 MPs है ओबीसी। तहसीन पुनावाला, आपकी सारी फेवरेट पार्टियां जोड़ लो, कितने ओबीसी MP है आपके, जरा बताओ। आपके तो कुल मिला के 52 MP है, बताइए कितने हैं। हमारे 40% MLC है ओबीसी, आपके कितने हैं बता दीजिए। हमारे 29% मिनिस्टर्स है ओबीसी, आपके कितने हैं बता दीजिए।